नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर 2 के वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एचआरएम की यूनिट 3 के वन शॉट को लेकर के। देखिए, सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए, जो आपका एचआरएम सब्जेक्ट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, और उसकी यूनिट 3 की बात करूं तो आपकी यूनिट का टाइटल रहने वाला है अपग्रेडिंग एम्प्लॉय, जहां पे हम लोग दो चीजों के ऊपर फोकस करेंगे। ट्रेनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है और डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। करीब करीब एक घंटे का ये वीडियो रहने वाला है, और इस वीडियो के अंदर वही तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिनके अपकमिंग एग्जामिनेशन में आने की प्रोबेबिलिटी, चांसेस, संभावना बहुत ज्यादा रहने वाली है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने बता दिया दो हिस्सों में इस स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन को मैंने ब्रेक डाउन किया है। पहला ट्रेनिंग रहेगा, दूसरा डेवलपमेंट रहेगा। तो इसी कड़ी में अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, जो आपकी यूनिट का टाइटल है उसी से रिलेटेड सवाल आमूमन एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है। तो सबसे पहले सवाल की अगर मैं बात करूं तो आप लोग नोट कर लीजिए। पहला सवाल आपका रहने वाला है, आपका ट्रेनिंग से क्या मतलब होता है, और आपको डिफरेंस निकालना है ट्रेनिंग के बीच में, डेवलपमेंट के बीच में एंड द एजुकेशन के बीच में। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको यहां पे क्लियर एंड कट बता देता हूं, ट्रेनिंग वाला एक हिस्सा हो गया है। अब कई बार एग्जामिनेशन के अंदर डिफरेंस करके क्वेश्चन पूछा जाता है। हो सकता है तीनों टर्म्स के बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाए, या दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि किन्हीं दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे तीनों कंबाइन कर दिए हैं, ताकि एक ही स्लाइड के अंदर हम लोग डिटेल में अंडरस्टैंड कर सकें। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग की। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, ट्रेनिंग अपने आप में एक ऐसा प्लान्ड प्रोसेस होता है, मानी प्लानिंग से किया हुआ प्रोसेस होता है, जो इंपार्ट करता है स्पेसिफिक स्किल्स को, नॉलेज को एंड द एटीट्यूड को टू द एम्प्लॉयज। ध्यान से समझिएगा क्या बताया। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी एम्प्लॉयज काम करते हैं, उनके अंदर ऐसा एक प्लान्ड आपका प्लानिंग रहने वाला है, या प्रोसेस रहने वाला है, जिसकी हेल्प से हम लोग अपने एम्प्लॉयज को इंपार्ट करते हैं स्पेसिफिक स्किल्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड। अब ये क्यों किया जाता है? टू हेल्प देम परफॉर्म देयर करंट जॉब, ताकि वो अपनी जॉब को बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। क्लियर है? ताकि जो आपकी कंपनी का, आपके ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, वो अकम्प्लिश हो सके। तो बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है। ट्रेनिंग एक ऐसा प्लान्ड प्रोग्राम होता है या प्रोसेस होता है, जिसमें हम लोग इंपार्ट करते हैं, यानी कि हम लोग देते हैं स्पेसिफिक स्किल को, नॉलेज को, एटीट्यूड को टू द एम्प्लॉयज, सो दैट एम्प्लॉयज कैन परफॉर्म वेल, इफेक्टिवली एंड द एफिशिएंटली। तो एक बहुत बेसिक डेफिनेशन रहेगी, इसको एग्जाम के अंदर लिख के आना है। इट इज ए जॉब ओरिएंटेड, ये आपका क्या रहने वाला है? जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस रहने वाला है, और ये फोकस करता है शॉर्ट टर्म गोल के ऊपर। क्लियर? तो आपको याद रखना है। तो ट्रेनिंग की इतनी डेफिनेशन आई थिंक मोर देन सफिशिएंट है, तो इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके आना है। अब आप देखिए ध्यान से, तीनों के बीच में क्या फर्क होता है, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट और एजुकेशन के बीच में क्या फर्क होता है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोग यहाँ पे पाएंगे किन पैरामीटर्स के बेस पे, किन बेसिक्स के बेस पे मैंने इसको क्लासिफाई किया है। यहाँ पे ट्रेनिंग वाला कॉलम आपको दिखेगा, डेवलपमेंट वाला कॉलम दिखेगा, और एजुकेशन वाला कॉलम दिखेगा। सबसे पहले हम लोग मीनिंग से ही शुरुआत करते हैं। तो अगर मैं ट्रेनिंग की बात करूं, तो ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हम इंप्रूव करते हैं अपने इंप्लॉयज की स्किल को और उसकी प्रेजेंट जॉब को। क्लियर है? यानी कि वहां पे इंपार्ट किया जाता है अलग अलग स्किल्स को, नॉलेज को, एजुकेशन को। अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं, तो डेवलपमेंट का मतलब होता है इनहांसिंग कैपेबिलिटीज फॉर फ्यूचर रोल्स और चैलेंजेस। माने किसी भी इंप्लॉयज की या ह्यूमन रिसोर्स के अंदर हम इनहांस कर देते हैं कैपेबिलिटीज को, किसके लिए? फ्यूचर के रोल्स के लिए और चैलेंजेस के लिए। इसको क्या बोला जाता है? डेवलपमेंट बोला जाता है। वही एजुकेशन की बात करूं, तो एजुकेशन एक फॉर्मल प्रोसेस होता है ऑफ ए गेनिंग थ्योरेटिकल नॉलेज। अमूमन जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर आप देखने को मिलता है, वो एजुकेशन होता है। तो जो थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करने का जो फॉर्मल प्रोसेस होता है, वो क्या कहलाता है? एजुकेशन कहलाता है। अब दूसरी अगर आप लोग बात करते हैं फोकस की, देखिए माने जो ट्रेनिंग है वो करंट जॉब के ऊपर फोकस करती है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और चैलेंजेस के ऊपर फोकस करता है। अगर वहीं मैं बात करूं आपकी एजुकेशन, तो यहाँ पे एक जर्नल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती
होती है एंड एक इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होती है किसी भी पर्सन की जो भी एजुकेशन गैदर करता है। अब तीसरा जो पॉइंट रहने वाला है वो स्कोप का रहने वाला है। ट्रेनिंग का एक नैरो स्कोप रहेगा, माने जॉब से रिलेटेड ही ट्रेनिंग होती है। डेवलपमेंट का ब्रॉडर आपका क्या रहने वाला है, स्कोप रहने वाला है। ओवरऑल ग्रोथ आपके एम्प्लॉयज की होती है। और एजुकेशन का भी एकेडमिक प्लस में कॉन्सेप्चुअल एरिया ऑफ एक तरीके से इंप्लीमेंटेशन रहने वाला है या स्कोप रहने वाला है। अगर आप लोग टाइम होरिजोन की बात करते हैं, ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म के टाइम जो होरिजोन के अंदर आती है, डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म के, और एजुकेशन भी आपका लॉन्ग टर्म के टाइम होरिजोन के अंदर आती है। अब ओरिएंटेशन की अगर आप लोग बात करते हो तो ट्रेनिंग अपने आप में जॉब ओरिएंटेड रहने वाली है। अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो कैरियर ओरिएंटेड रहने वाला है डेवलपमेंट, वही एजुकेशन आपकी नॉलेज ओरिएंटेड रहने वाली है। तो इस तरीके से आपको डिफरेंशिएट करना है। अगर मैं प्रोवाइडर की बात करूं तो ट्रेनिंग आपको इंप्लॉयर प्रोवाइड करता है। अगर डेवलपमेंट की मैं बात करूं, इसमें आपका इंप्लॉयज और इंप्लॉयर दोनों इनिशिएट कर सकते हैं। और अगर एजुकेशन की बात करूं तो ये एजुकेशन आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ही आपका पर्पज वाला कॉलम आ जाएगा, टू इंप्रूव द जॉब परफॉर्मेंस इमीडिएटली, फास्ट रिजल्ट चाहिए, इमीडिएटली जॉब में परफॉर्मेंस लाना है तो ट्रेनिंग किया जाएगा। टू प्रिपेयर फॉर द हायर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, अगर क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना है एंड कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को डेवलप करना है तो उसमें क्या काम आएगा, आपका एजुकेशन काम आएगा। लास्ट एंड फाइनल नेचर की बात करूं तो ट्रेनिंग प्रैक्टिकल और स्किल बेस्ड रहने वाली है। डेवलपमेंट अपने आप में होलिस्टिक एंड फ्यूचर बेस्ड रहने वाला है। एजुकेशन अपने आप में थ्योरेटिकल एंड एकेडमिक बेस्ड रहने वाली है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ट्रेनिंग से रिलेटेड सवाल एग्जाम के अंदर आता है, क्वेश्चन रिपीट होता है, प्लस में इन दो के बीच में या तीनों के बीच में डिफरेंस करना अमूमन एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। तो मेक श्योर करके इस डिफरेंस को बहुत अच्छे से लर्न करके, मेमोराइज करके, याद करके अपने जहन में बैठा करके एग्जामिनेशन में बैठिएगा। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, जो इंप्लॉयज की ट्रेनिंग होती है उन इंप्लॉयज की ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, इसके ऊपर फोकस करना है और हमें एक्सप्लेन करना है बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग कि एग्जैक्टली बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग क्या रहने वाले हैं। देखिए सबसे पहले बात हुई है ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव की मैं बात करता हूं। अगर आप लोग ट्रेनिंग करवाते हैं अपने इंप्लॉयज की तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, उसकी इंप्रूव हो जाएगी जॉब परफॉर्मेंस। क्लियर है? यानी कि शॉर्ट टर्म के अंदर अगर मैं बात करूं तो जॉब से रिलेटेड उसके अंदर स्किल्स को इंपार्ट किया जाता है, नॉलेज को इंपार्ट किया जाता है, विजडम को इंपार्ट किया जाता है, जिसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है या उसकी जॉब की परफॉर्मेंस बढ़ती है। और जैसे जैसे जॉब की परफॉर्मेंस बढ़ेगी तो दोनों को बेनिफिट होगा, एक एम्प्लॉयर को भी बेनिफिट होगा, एम्प्लॉय को भी बेनिफिट होगा। एम्प्लॉयर को बेनिफिट होगा क्योंकि जो उसका ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो अचीव होएगा, उसमें कम समय लगेगा, और एम्प्लॉयज को क्योंकि उसकी पर्सनल ग्रोथ भी हो रही है। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, इंप्रूव होता है यहाँ पे क्या, आपका जॉब परफॉर्मेंस। दूसरा हो गया इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अगर आप नई नई चीजों को सीखते हैं, नई नई विजडम को हासिल करते हैं, चेंज को अडॉप्ट कर लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है, प्रोडक्टिविटी इनहांस होती है। तो ये एक आपका प्लस पॉइंट रहेगा। यहाँ पे एंश्योर करते हैं सेफ्टी को, ये थोड़ा पॉइंट ध्यान से समझिएगा। टू ट्रेन इंप्लॉयज इन ए सेफ्टी प्रोटोकॉल एंड रिड्यूस द वर्क प्लेस एक्सीडेंट। क्लियर है? यहाँ पे क्या किया जाता है, इंप्लॉयज को ट्रेन किया जाता है सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग एंड रिड्यूस कर दिया जाता है वर्क प्लेस एक्सीडेंट को। काफी अहम ये आपका ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। आपका क्या है, एडेप्ट टू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को अडॉप्ट किया जाता है एंड रिड्यूस कर दिया जाता है सुपरविजन को। ट्रेनिंग के बाद सुपरविजन की कमी होती है, ज्यादा सुपरविजन की जरूरत नहीं होती है। तो अगर ऑब्जेक्टिव की बात होती है तो कुछ इस तरीके के ऑब्जेक्टिव आप लोग लिख सकते हैं। इसके अलावा आप लोग लिख सकते हैं डेवलप करना फ्यूचर लीडर्स को। ऑब्वियस सी बात है ट्रेनिंग से लीडरशिप स्किल्स डेवलप होती हैं, या कुछ ऐसी ट्रेनिंग से जो लीडरशिप स्किल्स के लिए ही डिलीवर की जाती हैं। अगर मैं बात करूं प्रमोट द जॉब सेटिस्फैक्शन, अब जैसे जैसे एक बंदा ट्रेन होता है ना, जैसे जैसे एक एम्प्लॉय जो ट्रेन होता है वैसे वैसे उसका जॉब सेटिस्फैक्शन ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज होता चला जाता है, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती चली जाती है, उसका सेल्फ डेवलपमेंट होता चला जाता है। दैट्स व्हाई ये आपका एक कॉम्प्लेक्स ऐसा फॉर्मेशन करते हैं जिनकी वजह से उसका जॉब सेटिस्फैक्शन भी इंक्रीज होता है। उसके बाद आपका स्टैंडर्डाइजेशन होता है, और ये बेसिकली प्रोसीजर होता है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द प्रोसीजर इसको आप लोग कह सकते हैं। तो आपको बताना है ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉय ट्रेनिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव रहते हैं। इसके अलावा इसी के अंदर आपसे पूछा गया बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग क्या रहने वाले। देखिए बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग आपके एम्प्लॉय के लिए भी होते हैं और बेनिफिट ऑफ
ऑफ ट्रेनिंग आपके एम्प्लॉयर या ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी होते हैं, अभी भी बताया ना, दोनों का बेनिफिट होता है, म्यूचुअल बेनिफिट होता है। अगर मैं एम्प्लॉय की बात करूं, ट्रेनिंग की वजह से उसकी स्किल इनहांस हो जाती है, कैरियर ग्रोथ हो जाता है, जॉब सिक्योरिटी उसकी बढ़ जाती है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और वर्क सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होता है। अभी इन मुद्दों पर हमने चर्चा की है, माने ये तो फायदे हो गए एम्प्लॉयज के। वहीं अगर मैं बात करूं ऑर्गेनाइजेशन या एम्प्लॉयर के, तो हायर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, जिसकी वजह से काम जल्दी होगा, बेटर होगा, अच्छा होगा, रिड्यूस हो जाता है एरर, गलतियों की कमी हो जाती है और वेस्टेज की कमी हो जाती है, लोअर एम्प्लॉय टर्नओवर। क्लियर है? और आगे क्या लिख सकते हो आप लोग, इंप्रूव्ड मोरले एंड द टीम स्पिरिट। यहाँ पे क्या होता है, मोरल इंप्रूव होता है और टीम स्पिरिट भी इंप्रूव होता है, और अडेप्टेबिलिटी। ये कुछ ऐसे फायदे हैं, ये कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉय की ट्रेनिंग से होते हैं या किसी भी एम्प्लॉयर को आपकी ट्रेनिंग से होते हैं। क्लियर है? यहाँ पे हमने एम्प्लॉयज की जो ट्रेनिंग होती है, तो एम्प्लॉयज को क्या बेनिफिट होता है उस कॉन्सेप्ट पर चर्चा की। तो ये सवाल भी माय डियर फ्रेंड्स काफी बार आपके एग्जामिनेशन के अंदर, पेपर के अंदर पूछा जाता है, तो मेक श्योर करके इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है, एक्सप्लेन द वेरियस मेथड ऑफ द ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के कितने मेथड, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो दो कैटेगरी में मेथड्स को डिवाइड किया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, पहली कैटेगरी रहने वाली है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, इसको हम लोग शॉर्ट एब्रिविएशन में OJT कहते हैं, और दूसरा रहने वाला है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। अब ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या है, जहां पे एक तरीके से जो आपका काम करने का एरिया है उसी के अंदर ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज करना। माने हम कह सकते हैं दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड एट द वर्क प्लेस। किसकी बात हो रही है, ये वर्क प्लेस पे ही आपको प्रोवाइड की जाती है, वेयर इंप्लॉयज लर्न बाय डूइंग एन एक्चुअल जॉब, जहां पर इंप्लॉयज सीखते हैं डूइंग द एक्चुअल जॉब, लर्न करते हैं क्या काम, असली काम करके, अंडर द सुपरविजन, किसके अंडर, सुपरविजन के अंडर। क्लियर है? अब आगे देखिए ध्यान से, अगर मैं मेथड्स ऑफ OJT की बात करूं, OJT का मीनिंग माने अभी भी बताया, ऑन द जॉब क्या है आपका, ऑन द जॉब की बात करूं तो अलग अलग मेथड्स हमारे पास है। जॉब रोटेशन हो गया, कोचिंग हो गया, मेंटोरिंग हो गया, जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग हो गया, JIT जिसको कहते हैं, अपेरेंटिसशिप हो गया, ट्रेनिंग जिसको आप लोग कहते हैं, ठीक है, अपेरेंटिसशिप हो गया। तो अब ध्यान से देखिए, जॉब रोटेशन का मतलब क्या होता है, जॉब रोटेशन का मतलब होता है कि एम्प्लॉयज को अलग अलग रोल्स के लिए अपॉइंट करना, यानी कि जॉब का रोटेशन, तो उससे उसकी स्किल का इनहांसमेंट होता है, नॉलेज के अंदर एक तरीके से इजाफा होता है, ये तमाम चीजें। माने हम ये कह सकते हैं एम्प्लॉयज आर मूव्ड फ्रॉम वन जॉब टू द अनदर टू लर्न डिफरेंट स्किल एंड द प्रोसेस। क्लियर है? यानी कि एक एम्प्लॉय को मूव किया जाता है वन जॉब टू अनदर, अलग अलग स्किल्स और प्रोसेस को लर्न करने के लिए। ऐसे ही अगर आप लोग कोचिंग की बात करते हैं, तो एक सीनियर एम्प्लॉय सुपरवाइजर गिव करता है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन एंड द फीडबैक टू द ट्रेनी। जो भी ट्रेनी है उसको एक सीनियर एम्प्लॉय क्या करता है, सुपरवाइज करता है या डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देता है, तो ये कोचिंग कहलाएगा। मेंटोरिंग का क्या मतलब होता है, एन एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय जिसको मेंटोर कहते हैं, सपोर्ट एंड एडवाइस करता है जूनियर एम्प्लॉय ओवर ए लॉन्ग टर्म, वट एवर यू कैन से, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, मेंटोरिंग कहा जाता है। जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, इसमें क्या होता है, द ट्रेनर एक्सप्लेन द टास्क स्टेप बाय स्टेप, जो आपका ट्रेनर है वो स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता है, टास्क को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता है, एंड अलाउ करता है ट्रेनी टू द प्रैक्टिस, अलाउ करता है ट्रेनिंग को कि वो प्रैक्टिस भी कर सकता है। ऐसे ही आपका क्या रहने वाला है, अपेरेंटिस। अपेरेंटिस एक ऐसा कंबाइंड क्लासरूम होता है लर्निंग एंड द प्रैक्टिकल जॉब ट्रेनिंग का। क्लियर है? यानी कि लर्निंग प्लस में प्रैक्टिकल जॉब ट्रेनिंग का एक कंबाइंड क्लासरूम क्या कहलाता है, अपेरेंटिस ट्रेनिंग कहलाता है। तो इसके ऊपर काफी बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, मेक श्योर करके इसको याद कर लीजिएगा। तो मेथड्स ऑफ OJT समझ में आ गया होगा, OJT का मीनिंग क्या होता है समझ में आ गया होगा। अब दूसरा रहने वाला है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है, दिस ट्रेनिंग इज कंडक्टेड अवे फ्रॉम द वर्कफोर्स। वो तो आपके वर्कफोर्स के ऊपर थी, इसको अवे फ्रॉम द वर्कफोर्स ऑर्गेनाइज किया जाता है, फोकसिंग मोर ऑन द थ्योरेटिकल एंड द कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। यहाँ पे ज्यादा थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के ऊपर फोकस किया जाता है। एग्जांपल आप लोग लिख सकते हैं, क्लासरूम लेक्चर है, कॉन्फ्रेंसेस हो गए, रोल प्लेइंग हो गया, केस स्टडीज हो गए और आपकी सिमुलेशन हो गए। ये तमाम ऐसी चीजें माय डियर फ्रेंड जो आपकी किस में आती है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग की कैटेगरी के अंदर आती है, ठीक है। तो यहां से सवाल आएगा 101%
इंपॉर्टेंट, ओजेटी का क्या मतलब है और आपका ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का क्या मतलब है और कितने मेथड्स यहाँ पे रहने वाले हैं। अलग अलग मेथड्स को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। एक छोटा सा सवाल मैं आपको देता हूं जिसको आपको केवल रीड करके जाना है। कई बार अगर कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं जहां पे हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते, फिर भी कुछ ऐसे सवाल एग्जामिनेशन के अंदर आ जाते हैं, उसके अंदर ये रहने वाला है आपका इंडक्शन रहने वाला है, प्लस में आपका ट्रेनिंग रहने वाला है। आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे क्या है, इंडक्शन है और यहाँ पे क्या है, आपका ट्रेनिंग है। इनके बीच में माय डियर फ्रेंड्स फर्क पढ़ लीजिएगा, डिफरेंस पढ़ लीजिएगा। देखिए किन बेसिस पे मैंने फर्क किया है, जैसे मीनिंग हो गया, पर्पज हो गया, टाइमिंग हो गया, फोकस एरिया हो गया, ड्यूरेशन हो गया, हु गेट इट और एग्जाम्पल हो गए। इनके बेस पे मैंने इंडक्शन को एक्सप्लेन किया है, इन्हीं के बेस पे मैंने ट्रेनिंग को एक्सप्लेन किया है। कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है तो रिस्क मत लीजिएगा, इस सवाल को भी बना के चले जाइएगा। अब आगे देखिए, आगे क्या पूछा गया है, आगे पूछा गया है इंपोर्टेंस ऑफ द ऑन द जॉब ट्रेनिंग। हमें क्या बताना है, इंपोर्टेंस बतानी है ऑन द जॉब ट्रेनिंग की। अभी भी बताया जहां पे वर्क प्लेस है वहीं पे उसको काम करके सीखने की जो कलाकारी है उसी को हम लोग कहते हैं, यानी कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग रेफर द लर्निंग व्हाइल परफॉर्मिंग एक्चुअल वर्क टास्क। ठीक है, यानी कि एक्चुअल वर्क टास्क को परफॉर्म करते वक्त जो लर्निंग है वो क्या कहलाती है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग कहलाती है। इट इज डायरेक्ट, प्रैक्टिकल एंड कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है, अगर आप लोग इंपोर्टेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले इंपोर्टेंस रहने वाली है रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलता है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस होती है, माने जहां पे वो काम कर रहा है वहीं से लर्निंग है तो अलग से कोई सेटअप के ऊपर खर्च करने की जरूरत नहीं है। टाइम सेविंग भी होगा, ऑब्वियस सी बात है, और ऑब्जर्वेशन बेस्ड लर्निंग रहेगा, उसके ऊपर सुपरवाइज करना आसान होगा। क्लियर, तो ये कुछ इंपोर्टेंस है किसकी, ऑन द जॉब ट्रेनिंग की, आपको इनको याद रखना है। अच्छा, ये वाला सवाल बहुत बार एग्जाम के अंदर आता है, क्या पूछा जाएगा कि स्टेप इन कंडक्टिंग ए ट्रेनिंग प्रोग्राम। ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंडक्ट करते टाइम, यानी कि सिस्टमैटिक अप्रोच की ये बात कर रहा है, तो एग्जैक्टली कौन कौन सी स्टेप रहने वाली है। तो यहाँ पे देखिए टोटल 6 स्टेप रहने वाली है। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट। हमें चेक करना है कि किन किन एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग की जरूरत है। अब ट्रेनिंग की जरूरत दो तरीके से होती है, आपके एम्प्लॉयज की जो करंट सिचुएशन है उसको एनालिसिस कर लिए, उसकी जो अभी की जो उसके पास स्किल है उसको एनालिसिस कर लिए, और एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन सी स्किल की जरूरत होती है उस गैप को एनालिसिस करना। दिस इज कॉल्ड द ट्रेनिंग नीड असेसमेंट। माने हमें क्या करना है, स्किल गैप को आइडेंटिफाई करना है, फिर सेटिंग करना है ऑब्जेक्टिव कि एग्जैक्टली जो हम इस अपने पर्सन को, हम अपने एम्प्लॉइज को जो ट्रेनिंग डिलीवर करेंगे उस ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है, यानी कि डिफाइन व्हाट टू अचीव, हम चाहते क्या हैं। अगर मैं तीसरी बात करूं डिजाइनिंग द प्रोग्राम, यहाँ पे क्या किया जाता है कि प्रोग्राम डिजाइन किया जाता है, एग्जैक्टली कैसे और किस तरीके से और किन मुद्दों पर अपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग डिलीवर करनी है। उसके बाद आपका इंप्लीमेंटेशन होगा, यानी कि डिलीवर द ट्रेनिंग। फाइनली हम क्या करते हैं, जो ट्रेनिंग है उसको डिलीवर करते हैं। फाइनल इवैल्यूएशन होता है, इफेक्टिवनेस को चेक किया जाता है, फिर आपका फॉलोअप होता है, यानी कि सपोर्ट एंड एंश्योर ऑन द जॉब एप्लीकेशन। क्लियर है, तो ये कुछ स्टेप है, 6 स्टेप है। ट्रेनिंग नीड असेसमेंट, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डिजाइनिंग द प्रोग्राम, इंप्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन एंड द फॉलोअप। और अगर आप इसको एग्जाम के अंदर लिख के आना चाहते हैं तो देखिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6। जो बातें मैंने आपको बोल के बताई है वो सारी यहाँ पे लिखी हुई है, पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन करके आइएगा। और मैंने जो भी इंपोर्टेंट कीवर्ड्स है उनको हाईलाइट भी कर रखा है, बोल्ड भी कर रखा है। तो बहुत बार एग्जाम के अंदर ये पूछ लिया जाता है स्टेप इन कंडक्टिंग ए ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो आप इसको जरूर जरूर और जरूर करके जाइएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहने वाला है माय डियर फ्रेंड्स, क्या, हाउ विल यू डिटरमाइन द ट्रेनिंग नीड और एन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। कैसे डिटरमाइन किया जाता है कि ट्रेनिंग की नीड है किसी भी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर आप लोग देखेंगे ट्रेनिंग नीड असेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं गैप बिटवीन द करंट परफॉर्मेंस एंड द रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस। करंट परफॉर्मेंस और रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस के बीच में जो गैप है उसको आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस क्या कहलाता है, TNA, ट्रेनिंग नीड असेसमेंट कहलाता है किसी भी इंप्लॉइज के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लोगों को डिटरमाइन करना है कि ट्रेनिंग की जरूरत है या नहीं तो करीब करीब आई थिंक 3 मेथड हम लोग इस्तेमाल करते हैं। पहला ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस होता है, टास्क और जॉब एनालिसिस होता है, और तीसरा पीपल एनालिसिस या पर्सन एनालिसिस होता है। देखिए ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं, हम फोकस करते हैं ओवरऑल गोल्स को एंड इन्वायरमेंट को ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को और इन्वायरमेंट को
ऑब्जर्व करते हैं, एनालिसिस करते हैं और वहां से देखते हैं एग्जैक्टली कि क्या कुछ गैप है और उसको फिलफिल किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या होगा, एग्जामिन द स्ट्रेटेजिकल गोल एंड द मिशंस और गोल्स को एग्जामिन किया जाता है। आइडेंटिफाई द एरियाज वेयर द ऑर्गेनाइजेशन इज अंडर परफॉर्मिंग, यानी कि ऐसे एरिया को आइडेंटिफाई किया जाता है जहां पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, अंडर परफॉर्मिंग है। उसके बाद एनालिसिस न्यू टेक्नोलॉजी और चेंजेस इन ए सिस्टम दैट रिक्वायर्ड ट्रेनिंग। ठीक है, और जहां पे ट्रेनिंग की जरूरत है, जहां पे बदलाव, तब्दीली, परिवर्तन की जरूरत है, वो सब वहां पे कर दिया जाता है। तो ये क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस। उसके बाद एक होता है आपका टास्क और जॉब एनालिसिस, माने फोकस ऑन द आइडेंटिफाइंग द नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज, जिसको आप लोग KSAS बोलते हो, रिक्वायर्ड फॉर ए स्पेसिफिक जॉब। इसके अंदर क्या होता है, ब्रेक डाउन ईच जॉब इनटू द स्पेसिफिक टास्क। हर एक जॉब को ब्रेक डाउन किया जाता है एक स्पेसिफिक टास्क के अंदर एंड एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। आगे क्या किया जाता है, कंपेयर करंट एम्प्लॉय परफॉर्मेंस विद द एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस। ठीक है, आइडेंटिफाई द स्किल रिक्वायर्ड बट द लैकिंग। ठीक है, जो लैकिंग स्किल है उसके ऊपर फिर उसको ट्रेनिंग दी जाती है, यहां से आइडेंटिफाई होता है। अगला लास्ट एंड फाइनल क्या रहने वाला है, पर्सन एनालिसिस रहने वाला है। आइडेंटिफाइज विच एम्प्लॉयज नीड ए ट्रेनिंग एंड इन व्हाट एरिया। क्लियर है, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, पर्सन एनालिसिस। स्टेप क्या होते हैं, कंडक्ट ए परफॉर्मेंस अपेरेजल, परफॉर्मेंस अपेरेजल को कंडक्ट किया जाता है। रिव्यू किया जाता है एम्प्लॉयज फीडबैक को, सुपरवाइजर रिपोर्ट्स को एंड प्रोडक्टिविटी डेटा को। आइडेंटिफाई किया जाता है इंडिविजुअल की वीकनेस को और गैप को। फिर उस एरिया में हमें पता चल जाता है कि हमें TNE माने ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट की जरूरत होने वाली है। तो काफी अहम सवाल है, तीनों तरीके आपको पता होने चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस, टास्क एंड जॉब एनालिसिस और पर्सन एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा भी अगर आप लोग देखेंगे मेथड यूज टू एसेस द ट्रेनिंग नीड, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे इसके अलावा भी और भी तरीके हैं, जैसे परफॉर्मेंस अपेरेजल हो गया, इंप्लॉयज का फीडबैक हो गया, इंटरव्यू के बेस पे भी, ऑब्जर्वेशन के बेस पे भी, कस्टमर कंप्लेंट्स के बेस पे भी, बेंचमार्किंग के बेस पे भी। तो एक बार मेथड्स और इनके यूजेस को थोड़ा सा गो थ्रू कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में बेटर प्रेजेंटेशन करने में आपको हेल्प हो सके। अब देखिए इंडिकेटर्स जस्ट ट्रेनिंग इज नीड, कैसे पता चलेगा कि हमें ट्रेनिंग की जरूरत है, ऐसे ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे अगर प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है तो मतलब ट्रेनिंग की जरूरत है, एरर ज्यादा है या एरर रेट ज्यादा है या एक्सीडेंट ज्यादा है तो हमें ट्रेनिंग की जरूरत है, इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू मशीनरी और प्रोसेस है तो ट्रेनिंग की जरूरत है, हायर इंप्लॉय टर्नओवर है तो ट्रेनिंग की जरूरत है, पुअर इंप्लॉय मोरले है तो ट्रेनिंग की जरूरत है, एंड कंप्लेंट फ्रॉम द कस्टमर और एक क्लाइंट, बार बार कंप्लेन आ रहा है, कंप्लेन का रेशियो ज्यादा है तो हमें ट्रेनिंग की जरूरत है। तो कुछ ऐसे इंडिकेटर्स भी है जो बताते हैं कि हमें ट्रेनिंग की जरूरत है और कुछ ऐसे मेथड है जिनका इस्तेमाल करके हम लोग ट्रेनिंग नीड असेसमेंट को अकम्प्लिश करते हैं। क्लियर, उम्मीद करता हूं चीजें यहां तक क्लियर हुई होंगी, चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब देखिए बहुत अहम सवाल आपका रहने वाला है, यहाँ पे दो तरीके की ट्रेनिंग के बारे में पूछा गया है। पहले बताया गया है कि स्पेसिफिक ट्रेनिंग का क्या मतलब होता है, उसके बाद आपका पूछा गया है कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग का क्या मतलब होता है और हमें इनकी फीचर्स और बेनिफिट्स को हाईलाइट भी करना है। देखिए अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक ट्रेनिंग की, तो स्पेसिफिक ट्रेनिंग रेफर टू ए ट्रेनिंग प्रोग्राम दैट इज डिजाइन्ड टू टीच एम्प्लॉय स्किल and knowledge that are directly related to their current job role or a particular task, जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक एरिया के अंदर ही जो उसकी जॉब रोल के अंदर है, जो भी करंट जॉब है या पर्टिकुलर टास्क है, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसकी स्किल्स एंड जो उसकी नॉलेज है उसको डिजाइन करते हैं, उसके अंदर उसको टीच करते हैं। दिस इज कॉल्ड द स्पेसिफिक ट्रेनिंग। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, स्पेसिफिक ट्रेनिंग बोला जाता है। देखिए फीचर्स की अगर मैं बात करूं, स्पेसिफिक जॉब के ऊपर, टास्क के ऊपर और प्रोसेस के ऊपर फोकस किया जाता है, शॉर्ट ड्यूरेशन एंड हाईली टारगेटेड ये आपका बेसिकली प्रोसेस रहने वाला है, डिजाइन टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस, इसका जो बेसिकली डिजाइनिंग परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए किया जाता है, एंड इसका ये जो ऑफन डिलीवर किया जाता है ऑन द जॉब वाया हैंड ऑन द सेशन। क्लियर है, काफी अहम पॉइंट रहने वाला है, ऐसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। बेनिफिट्स के अंदर प्रोडक्टिविटी एंड इफेक्टिव एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए और रिड्यूस करने के लिए, एरर और इंप्रूव करने के लिए एक्यूरेसी, ये पॉइंट एक ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन हो सकते हैं। अगर आप लोग कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग की बात करते हैं तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग के अंदर क्या होगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग इज फोकस्ड ऑन डेवलपिंग स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसीज। यहाँ पे किसके ऊपर फोकस किया जाता है, डेवलप करने में, क्या स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसीज विच आर कॉम्बिनेशन ऑफ द, किसका कॉम्बिनेशन है, स्किल का, नॉलेज का, एबिलिटी
एबिलिटीज का एंड बिहेवियर का, नीड टू परफॉर्म ए जॉब इफेक्टिवली, इट इज ब्रॉडर एंड मोर अलाइंड विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ये आपका ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है और मोर अलाइंड विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड कैरियर डेवलपमेंट रहने वाला है। वही इसके की फीचर्स की बात कर ले तो क्लियरली डिफाइन द कॉम्पिटेंसीज रहने वाला है, लर्नर सेंट्रिक रहने वाला है। अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यहाँ पे डिलीवर की जाती है, बिहेवियर, टेक्निकल एंड द सॉफ्ट स्किल को इंक्लूड किया जाता है यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट वगैरह को भी इंक्लूड करके चलते हैं। और यहाँ पे इसका मेन जो बेनिफिट है वो क्या है, वेल राउंडेड इंप्लॉयज है और दूसरा क्या है, इंप्लॉयज एंगेजमेंट है। क्लियर? तो ये कुछ बातें हैं जिनको आप लोग एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, एग्जाम के अंदर एज इट इज लिख के आनी है, पूरे नंबर स्कोर करने हैं और आपको पेपर का मजा लेना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला काफी अहम सवाल है, पेपर के अंदर है, पिछली बार भी रिपीट हुआ था, उससे पिछले साल भी रिपीट हुआ था। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग क्या होता है, इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स को एक्सप्लेन करना। देखिए ट्रेनिंग अलग अलग तरीके की हम लोगों ने पढ़ी है। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग अपने आप में बहुत अहम हो जाती है। जैसे अगर मैं बात करूं, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग एक ऐसी बिहेवियरल ट्रेनिंग है, एक ऐसा मेथड है, बिहेवियरल ट्रेनिंग का मेथड है जिसका एम होता है इंक्रीज करना इंडिविजुअल की अवेयरनेस को ऑफ देयर ओन बिहेवियर, उसके खुद के बिहेवियर की, एंड हाउ इट अफेक्ट अदर्स। माने अगर आपसे पूछा जाए सेंसिटिविटी ट्रेनिंग का क्या मतलब है, ये एक ऐसा बिहेवियर ट्रेनिंग मेथड है जिसका एम होता है एक पर्सन की, एक इंडिविजुअल की अवेयरनेस को एक तरीके से इंक्रीज करना, खुद के बिहेवियर को लेके और किस तरीके से उसका बिहेवियर दूसरों को प्रभावित कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है, इसको लेकर के। दिस इज कॉल्ड द सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। इट हेल्प डेवलप बेटर इंटरपर्सनल स्किल, ये बेटर इंटरपर्सनल स्किल को डेवलप करने में हेल्प करती है, इमोशनल इंटेलिजेंट को डेवलप करने में हेल्प करती है, एम्पैथी को एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन को डेवलप करने में हेल्प करती है। क्लियर? इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इसको टी ग्रुप ट्रेनिंग माने ट्रेनिंग ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है, इसको लेबोरेटरी ट्रेनिंग के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं इसके ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो इंप्रूव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पहला पॉइंट रहने वाला है, डेवलप सेल्फ अवेयरनेस दूसरा पॉइंट रहने वाला है, रिड्यूस इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट तीसरा पॉइंट रहने वाला है, एंड टू इंप्रूव ग्रुप डायनामिक्स एंड द टीम बिहेवियर ये चौथा पॉइंट। ये ऑब्जेक्टिव है, आप समझ गए होंगे कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को बेटर करना, सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाना, आपके इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करना एंड इंप्रूव करना डायनामिक एंड द टीम बिहेवियर को। अच्छा, कुछ मेरिट्स रहने वाली हैं और कुछ आपकी डीमेरिट्स रहने वाली है। मेरिट्स हम लोगों ने अभी भी बात की, सेल्फ अवेयरनेस इंप्रूव हो जाती है, कम्युनिकेशन स्किल इनहांस होती है, एम्पैथी डेवलप होती है, बेटर टीम वर्क होता है, रिड्यूस होता है कॉन्फ्लिक्ट और बिल्ड होता है इमोशनल इंटेलिजेंट, ईक्यू जिसको कहते हैं। क्लियर? लेकिन कुछ डीमेरिट्स भी है, लैक ऑफ स्ट्रक्चर रहता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जैक्टली कोई सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर नहीं है, इमोशनल डिस्कंफर्ट होता है, कई लोगों को एक्सपोज होने का डर होता है, ये वाली चीज दूसरे को सामने आएगी, फलान फलान फलान, माने उसको क्या कहते हैं, इमोशनल डिस्कंफर्ट, इसको कहते हैं रेसिस्टेंट टू चेंज। क्लियर? कुछ लोग हैं जो बदलाव करने में रेसिस्ट करते हैं। ठीक है, अगला क्या रहने वाला है, नॉट सूटेबल फॉर ऑल, हर किसी के लिए लागू नहीं होता, सही नहीं है। और यहाँ पे आपका रिक्वायरमेंट होती है स्किल फैसिलिटेटर्स। ठीक है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है स्किल्ड फैसिलिटेटर की। तो कुछ डीमेरिट्स हैं, कुछ क्या है मेरिट्स हैं जिनके एग्जामिनेशन में पूछने की आने की चांसेस बहुत ज्यादा रहने वाले। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां तक हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट सवाल को डिस्कशन किया जो यूनिट 3 से आएंगे। कुछ 3-4 क्वेश्चन और हम प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद आपको फिर और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस यूनिट का जो वेटेज है जो भी अप्रोक्सीमेट 18 नंबर का है वो आपका 18 का 18 सेव हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए लेक्चर ज्यादा से ज्यादा मैं उम्मीद करता हूं 15 मिनट और चलेगा और इसमें आपके सारे तमाम यूनिट 3 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर हो गए। 2 चैप्टर में करा चुका हूं आपको, करीब 2-4 क्वेश्चन के बाद ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। आप लोग इसको प्रिपेयर कीजिएगा, करीब 1 बजे तक आपकी रिमेनिंग यूनिट्स का वन शॉट आ जाएगा। माने जो आपकी यूनिट नंबर 2 है, 4th है और 5th है, इन पांचों का एक वन शॉट आएगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोग उससे पहले इस वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर? चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहने वाला है रोल प्लेइंग एक्सरसाइज इंप्रूव द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ऑफ ए पार्टिसिपेंट, एग्जामिन द स्टेटमेंट क्रिटिकली। देखिए अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो रोल प्लेइंग अपने आप में एक ऐसा ट्रेनिंग मेथड होता है जिसके अंदर पार्टिसिपेंट एक्ट करता है आउट ए रियल और ए
हाइपोथेटिकल सिचुएशन रिलेटेड टू द देयर वर्क, माने कोई एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो गया या फिर एक रियल लाइफ सिचुएशन हो गया, इट इन्वॉल्व असाइनिंग ए स्पेसिफिक रोल टू पार्टिसिपेंट, माने पार्टिसिपेंट को एक स्पेसिफिक रोल को असाइन किया जाता है एंड अलोविंग देम टू प्ले आउट वर्क प्लेस सिनेरियोज टू प्रैक्टिस हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स इंटरपर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन। तो ये क्या है आपका रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग का मतलब कोई भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे देते हैं या रियल सिचुएशन दे देते हैं और फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से उसी सिचुएशन को टैकल कर पाता है, हैंडल कर पाता है। जैसे अगर आप लोग इसके ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं ना, तो इंप्रूव द प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड द डिसीजन मेकिंग, ये इसका ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। टू डेवलप इंटरपर्सनल एंड द कम्युनिकेशनल एबिलिटीज, और आगे क्या रहने वाला है, कॉन्फिडेंस और एम्पैथी को बिल्ड किया जाता है। और यहाँ पे टू अंडरस्टैंड डिफरेंस प्रोस्पेक्टिव, या फिर आप लोग कहा प्रोस्पेक्टिव एंड प्रैक्टिसेस कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो कुछ ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा, किन किन फैक्टर के बेस पे ये चीजें डिपेंड करते। देखिए आपका क्या है, सिमुलेट रियल लाइफ प्रॉब्लम, दूसरा क्या रहेगा, एनकरेज अल्टरेशन थिंकिंग, तीसरा क्या रहेगा, इनहांसेस इंटरपर्सनल अंडरस्टैंडिंग, बूस्ट कम्युनिकेशन एंड द फीडबैक, अगला क्या रहेगा, बिल्ड डिसीजन मेकिंग कॉन्फिडेंस। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, गो थ्रू करके जाइएगा, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, अपेरेंटिस के ऊपर कमेंट करना है या इससे रिलेटेड सवाल आएगा। उसके बाद है वेस्टिब्यूले ट्रेनिंग रहेगा, ई लर्निंग रहेगा और जॉब शेडोइंग रहेगा। इन चारों में से एक सवाल अक्सर पूछा जाता है या दो पूछे जाते हैं। अब सबसे पहले समझिए अपेरेंटिसशिप का क्या मतलब होता है। अपेरेंटिसशिप इज ए सिस्टमैटिक लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग मेथड वेयर ए पर्सन, जिसको अपेरेंटिसशिप बोलते हो, लर्न ए ट्रेड और ए क्राफ्ट अंडर द सुपरविजन ऑफ ए स्किल्ड एक्सपर्ट। क्लियर है, यानी कि आपका जो अपेरेंटिसशिप है वो एक सिस्टमैटिक लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग मेथड रहने वाला है, जहां पे वो पर्सन लर्न करता है ट्रेड करना और क्राफ्ट करना अंडर ए सुपरविजन ऑफ द स्किल्ड एक्सपर्ट। अब जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन हो गया, प्लम्बर हो गया और मैकेनिक हो गया। की फीचर्स की बात करूं, यहाँ पे कंबाइन देखने को मिलता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड द क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, दोनों चीज एक साथ आपको देखने को मिलती है। ड्यूरेशन रहता है यूजुअली 1 से 3 साल का, एम्ड एट द टेक्निकल और स्किल्ड जॉब। क्लियर है, इसका मेन एम क्या होता है, एट टेक्निकल और स्किल्ड जॉब। अगर एडवांटेजेस की हम लोग बात करते हैं तो ये एक स्किल बेस्ड ट्रेनिंग रहने वाला है, इंप्लॉयबिलिटी इंप्रूव करता है और इंप्लॉयर्स गेट लॉयल एंड द स्किल इंप्लॉयज। क्लियर है, यानी कि स्किल इनहांसमेंट में भी हेल्प करता है। ऐसे ही वेस्टिब्यूलर ट्रेनिंग की बात करूं तो वेस्टिब्यूलर ट्रेनिंग रेफर टू द मेथड वेयर इंप्लॉयज आर ट्रेन्ड ऑफ द जॉब। यहां पे क्या होता है, ऑफ द जॉब इन ए सिमुलेटेड इन्वायरमेंट। क्लियर है, किसी सिमुलेटेड इन्वायरमेंट के अंदर इंप्लॉयज को ट्रेन किया जाता है एट द ऑफ द जॉब। क्लियर है, यूजिंग द सेम टूल्स और इक्विपमेंट दे विल यूज एट द एक्चुअल वर्क प्लेस, सेम टूल्स और टेक्निक के साथ जो एक्चुअल वर्क प्लेस के ऊपर काम करती है। एग्जांपल पढ़ लीजिएगा, की फीचर्स के अंदर क्या क्या दिए हुए हैं, कंडक्टेड इन ए सेपरेट ट्रेनिंग एरिया और ए क्लासरूम, इनको एक सेपरेट ट्रेनिंग एरिया क्लासरूम के अंदर कंडक्ट कराया जाता है। रिड्यूसेस रिस्क फॉर एरर इन द एक्चुअल वर्क एरिया, और आगे क्या दिया हुआ, यूजफुल फॉर द टेक्निकल रोल। एडवांटेजेस पढ़ लीजिए, सेफ लर्निंग स्पेस हो गया, अलाउ फोकस ट्रेनिंग हो गया, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड द सेफ्टी हो गया। तो इस तरीके के सवालात बना के जाइएगा, क्वेश्चन आते हैं। ई लर्निंग आप सभी को पता है, ई लर्निंग रेफर करता है लर्निंग थ्रू द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स सच एज ऑनलाइन कोर्सेज हो गए, वीडियोज हो गए, वेबिनार हो गए, मोबाइल एप्स हो गए। एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं, एम्प्लॉइज यूजिंग द कोर्सेरा, लिंक्डइन लर्निंग और द इंटरनल एलएमएस पोर्टल। क्लियर, ये सारी बातें आपको पता है। एंड की फीचर्स के अंदर देखिए, यहाँ पे सेल्फ पेस्ड एंड द एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर, कॉस्ट इफेक्टिव एंड द स्केलेबल एंड कैन इंक्लूड मल्टीमीडिया कंटेंट, क्विजेस एंड द सर्टिफिकेट्स। और ऐसे एडवांटेजेस की बात करूं, सेम टाइम एंड द ट्रैवल कॉस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी फॉर लर्निंग, इजी टू अपडेट ट्रेनिंग कंटेंट, आराम से इसको अपडेट किया जा सकता है। और आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, जॉब शेडोइंग। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये 4 सवाल आते हैं जिनके ऊपर आपको कंफर्म क्वेश्चन देखने को मिलता है। और इस तरीके से जो आपकी ये यूनिट है, जिसको आप लोग यूनिट नंबर 3 कहते हैं, इसके तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पूरे हुए, कंप्लीट हुए। उम्मीद करता हूं आप लोग फटाफट से इस वीडियो को कंप्लीट देख करके इन तमाम क्वेश्चंस को लिख करके प्रैक्टिस कर लेंगे। जब तक आप इस वीडियो को तैयार करेंगे, मैं कोशिश करूंगा 1 बजे से पहले मैं आपको यूनिट नंबर 2,
4 और 5 का एक वन शॉट प्रोवाइड कर दूं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। पहली दफा चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए मैं तो सोल दी बात।